रूही के बॉयफ्रेंड ने सब कुछ रूही को बता दिया था और वो भी उल्टा। अब रूही और उसकी माँ देवशिखा दोनों पागलपन के तरीके से जारा पर फूट पड़ने को तैयार हो चुकी थी। अब क्या करेंगी वो दोनों जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लग रही है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमें बताएं कि अगली कहानी हमें सुबह या शाम को किस समय आपको सुनानी चाहिए। अगर आप सुबह के समय फ्री हैं 8 बजे, तो हम अगला एपिसोड जो अगली नई कहानी का है उसका पहला एपिसोड सुबह 8 बजे भेजेंगे। बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी रूही ने सुशांत की बताई हुई वो पूरी मनगढ़ंत कहानी और उसमें अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाकर अपनी माँ के सामने उगलना शुरू कर दिया। और उसने कहा, मॉम, आप नहीं जानती वो कितनी गिरी हुई है और कैरेक्टरलेस लड़की है। वो कॉलेज में मेरे सुशांत के पीछे पड़ी है मॉम। उसने आज सुशांत को म्यूजिक रूम में अकेले पाकर उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। वो सुशांत को ब्लैकमेल कर रही है। अगर उसने मुझे नहीं छोड़ा, ज़ारा को नहीं अपनाया, तो सुशांत पर झूठा इल्जाम लगा देगी। वो कह रही थी कि वो इस रावत खानदान की असली वारिस है और वो सुशांत को मुझसे छीन लेगी। मॉम, वो मेरी खुशियाँ, मेरा प्यार मुझसे छीनना चाहती है। और यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं उसकी यह बात सुनते ही देवशिखा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। लेकिन यह सदमा कम और एक शैतानी खुशी ज्यादा थी। देवशिखा हमेशा से जारा को घर से बाहर निकालने का, उसे पूरी तरह बर्बाद करने का कोई पुख्ता बहाना ढूंढ रही थी और आज जारा ने खुद कुल्हाड़ी अपने सिर पर रख दी है। देवशिखा ने पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा और उसने चिल्ला कर कहा, उस दो कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत! उसने हमारे टुकड़ों पर पलने वाली कुतिया आज हमारी ही बेटी के बॉयफ्रेंड पर नजर डाल रही है। ये कहते हुए उसने अपनी एक मुट्ठी कस ली और उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक भाव आ गया जो किसी जल्लाद से का होता है। देवशिखा ने जहर उगल कर आगे कहा, वो सिर्फ तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है रूही, वो हमारी इज्जत को सड़क पर नीलाम करने की तैयारी कर रही है। मैंने तो पहले ही कहा था तेरे पापा से कि इसके बाप ने लंदन जाकर जो कुलछर्रे उड़ाए, उसका खून ही उसी का है। इसका भी करैक्टर अपने बाप जैसा घटिया है। तभी रोही ने गुस्से में कहा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं मॉम, मैं आज उसकी जान ले लूंगी। मैं उसका वो पर्पल सूट उसके जिस्म से नोच कर उसे इसी घर से सड़क पर बाहर फेंक दूंगी। ये कहकर रोही पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। लेकिन तभी देवशिखा ने एक कड़कदार आवाज में अपनी बेटी को रोक कर कहा, रूही रुको। अपनी माँ की बात सुनकर रूही रुकी और उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ गए। तभी देवशिखा ने एक बहुत ही क्रूर और ठंडी सांस लेकर कहा, तो अपने हाथ गंदे क्यों करेगी मेरी बच्ची? वो काम तो मेरा है। आज मैं उस मनहूस को ऐसी सजा दूंगी, उसकी पुश्ते याद रखेंगी। आज मैं उसे बताऊंगी कि रावत खानदान की असली मालकिन कौन है और एक भिखारिन की औकात क्या है। यह कहकर देवशिखा ने किचन की तरफ मुंह करके जोर से आवाज लगाई, मालती, ओ मालती और रामू, बाहर आ जाओ सबके सब। उसकी आवाज सुनते ही मालती और दो अन्य नौकर सहमे हुए बाहर आए। उन्हें पता था कि आज घर में कुछ बुरा होने वाला है। मालती का दिल जारा के लिए जोर जोर से धड़क रहा था। तभी देवशिखा ने हुक्म देकर कहा, रामू, जा जाकर उस गैरेज से वो पुराना हंटर निकाल ला। और मालती तू चल मेरे साथ ऊपर, आज मैं उस डायन का भूत उतारती हूँ। उनकी यह बात सुनकर मालती की आंखें फटी रह गई। हंटर! और यह सुनकर मालती की रूह कांप गई, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी। तभी देवशिखा और रोहित दोनों एक भयानक इरादे के साथ तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। उनके कदमों की वो भारी आवाज, रोही की वो सुबकियां और देवशिखा वो खौफनाक गुस्सा, सब कुछ मिलकर एक बड़े से घर में एक मौत का सन्नाटा पैदा कर रहे थे। वहीं ऊपर घर के सबसे पिछले हिस्से में अपनी उस घुटन भरी कोठरी में जारा अभी भी उसी चारपाई पर बैठी थी। 7:20 हो चुके थे। जारा का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो पिछले 1 घंटे से मूर्ति की तरह बैठी थी। तभी उसे नीचे से आती रूही की चीख सुनाई दी। उसके बाद देवशिखा की कड़कदार आवाज और फिर सीढ़ियों पर दौड़ते हुए उसके भारी कदमों की धमक। तूफान आ गया था। जिस पल का इंतजार वो कर रही थी, वो खौफनाक पल अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। सुशांत ने अपनी चाल चल दी थी। उसने अपना जहर इस घर की रगों में घोल दिया था। जारा के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई थी। उसके पैरों में एक अजीब सी कमजोरी आ गई। लेकिन फिर उसे वो नीम का पेड़ याद आया, वो घुटन याद आई और वो सुशांत की गंदी सांसें याद आ गई। नहीं, अब वो नहीं डरेगी।
अब वो नहीं रोएगी। और ज़ारा ने गहरी सांस ली और उसने अपने नम पर्पल के सूंड को अपने हाथों में सीधा किया। उसने अपने आंसुओं को अपनी आंखों से पोंछ पीछे ही सुखा लिया। वो चारपाई से उठी और एकदम सीधी खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे पर एक ऐसा मजबूत और बागी भाव ओढ़ लिया था जो आज तक इस घर की दीवारों ने कभी नहीं देखा था। वहीं कदमों की आवाज अब उसके दरवाजे के बाहर ठीक आ चुकी थी। तभी रूही की खौफनाक चीख के साथ दरवाजे पर एक जोरदार रात पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोल चुड़ैल, आज तेरा आखिरी दिन है इस घर में। उसकी आवाज सुनकर ज़ारा ने अपनी मुट्ठियां कसी और दरवाजे की तरफ देखा। वो तैयार थी अपनी सच्चाई के लिए, अपनी गरिमा के लिए और अपने उस आत्मसम्मान के लिए जिसे वो आज किसी भी कीमत पर मरने नहीं देने वाली थी। दरवाजे पर पड़ते लातों की धमक और रूही की चीखों ने उस घुटन भरी कोठरी के सन्नाटे को तार तार कर दिया। ज़ारा अपनी जगह पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसका दिल उसके पसलियों से टकराकर बाहर आने को बेताब था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर खौफ की एक लकीर भी नहीं आने दी। उसने एक लंबी कांपती हुई सांस ली और अपने उन जले हुए हाथों को आगे बढ़ाकर दरवाजे की चिटकनी खोल दी। दरवाजा खुलते ही बाहर का दृश्य किसी खौफनाक तूफान जैसा था। इससे पहले कि ज़ारा कुछ समझ पाती, एक शब्द भी बोल पाती, रूसी किसी जंगली बिल्ली की तरह उस पर टूट पड़ी। रूही की आंखों में अंधा गुस्सा और ईर्ष्या की आग धधक रही थी। उसने आव देखा न ताव सीधा अपने दोनों हाथ ज़ारा के बालों में डाल दिए और उन्हें पूरी ताकत से मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने चिल्लाकर कहा, कुतिया, भिखारिन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सुशांत पर डोरे डाले। रूही चौंकते हुए ज़ारा के बालों को झकझोरने लगी, जिससे ज़ारा के सिर में एक भयानक दर्द की लहर दौड़ गई। रूही के लंबे और मैन्योर किए हुए तेज नाखून ज़ारा के गालों और गर्दन पर खरोंच मारने लगे। ज़ारा दर्द से करहा उठी, लेकिन उसने रूही पर हाथ नहीं उठाया। वो बस अपने हाथों से रूही के वार को रोकने की कोशिश कर रही थी। ज़ारा ने अपने बालों को छुड़ाने के लिए कोशिश करके रूंधे गले से चिल्लाकर कहा, रूही, मेरी बात सुनो रूही, पागल मत बनो, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन रूही उसकी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैं गलत समझ रही हूँ? तो मुझे झूठा साबित कर रही है। रूही ने और जोर से धक्का मारा, जैसे ज़ारा लड़खड़ाकर अपनी बिना गद्दे वाली कठोर चाई पार पाई गिर गिर गई। चारपाई के लोहे के किनारे में ज़ारा की कमर टकराई और उसके मुंह से सिसकी निकल गई। तभी दरवाजे के चौखट पर मौत का साया बनकर ताई देवशिका आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखें किसी खूंखार शिकारी की तरह चमक रही थी। उनके चेहरे पर वो क्रूर और शैतानी भाव था जो एक जल्लाद के चेहरे पर अपने शिकार को तड़पता देख कर आता है। उनके पीछे सहमी हुई मालती खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी, लेकिन वो भी बेबस थी। तभी देवशिखा ने अपनी बेटी को और उकसा कर जहर उगल कर कहा, मार इसे रूही, नोच ले इस डायन का चेहरा, जिस खूबसूरती पर इसे इतना घमंड है। जो चेहरा दिखाकर ये रसूखदार लड़कों को फंसाती है, उसे आज हमेशा के लिए बिगाड़ दे। वहीं ज़ारा ने चारपाई का सहारा लेकर किसी तरह खुद को सीधा किया। उसके बाल पूरी तरह बिखर चुके थे। गाल पर रूही के नाखूनों के गहरे लाल निशान उभर आए थे, जिसने हल्का हल्का खून रिसने लगा था। लेकिन आज ज़ारा रो नहीं रही थी। वो आज गिड़गिड़ा भी नहीं रही थी। ज़ारा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी आवाज को बुलंद करके कहा, थाई जी, आप लोग सुशांत की बातों में आ रहे हैं। वो एक नंबर का झूठा और दरिंदा इंसान है। लेकिन आगे से देव शिखा ने जोर से चिल्लाकर कहा, बकवास बंद कर अपनी। ये कहा देव शिखा आगे बढ़ी और उन्होंने अपना हाथ उठाकर जोरदार तमाचा उसके गाल पर चढ़ दिया। तमाचे की गूंज और छोटी सी कोठरी में ऐसे गूंजी जैसे कोई बम फटा हो। ज़ारा का सिर एक तरफ घूम गया, उसके कान सुन पड़ गए, मुंह से अंदर दांत लगने से होठ कट गया। खून की एक नमकीन बूंद उसके मुंह में घुल गई। तभी देवशिका ने ज़ारा का जबड़ा अपने हाथों में कसकर पकड़ा और फुफकार कर कहा, तो सुशांत को झूठा कह रही है? तू जो हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलती है, हमारे फेंके हुए कपड़े पहनती है, तो सुशांत देशमुख को दरिंदा कह रही है। उसको जरा पर बुरा गुस्सा आ रहा था। ज़ारा ने अपनी ताई की आंखों में सीधे देखा और बिना डरे कहा, हाँ, वो दरिंदा है। आज दोपहर म्यूजिक रूम में उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। उसने मेरे सामने शर्त रखी। उसने कहा कि अगर मैं शाम 6 बजे उसके साथ द ग्रैंड इंपीरियल होटल के रूम नंबर 402 में नहीं गई, तो रूही को फोन करके मेरे खिलाफ झूठी कहानी गढ़ेगा। ताई जी, उसने मेरे जिस्म का सौदा करना चाहा था।
जारा की बात सुनकर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जारा की आंखों में जो सच्चाई की आग थी, वो एक अंधे इंसान को भी दिख जाती। लेकिन जब इंसान के दिमाग में नफरत और घमंड का पर्दा हो, तो उसे सच्चाई सिर्फ एक नाटक लगती है। इसी तरह रूही को पागलों की तरह उसने चीख कर कहा, झूठी मक्कार नीच लड़की, तो अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से अब मेरे सुशांत पर ही इल्जाम लगा रही है। सुशांत ने मुझे पहले ही बता दिया कि तू खुद को बचाने के लिए ऐसी कोई घिनौनी कहानी बनाएगी। तूने उसे फंसाने की कोशिश की, उसके कपड़े खींचे और अब तू उसे दरिंदा बता रही है। तभी आगे से जारा ने उसको समझाने की कोशिश करके फिर कहा, रूही मैं सच कह रही हूँ, विश्वास करो मेरा, वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल। लेकिन इससे पहले कि जारा अपनी बात पूरी कर पाती, देव शिखा ने जारा को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो फर्श पर औंधे मुंह जा गिरी। तभी देव शिखा ने अपने दांत पीस कर कहा, इसकी जुबान बहुत चल रही है आज। इसे लगता है कि ये एक ऐसी झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाकर हमें बेवकूफ बना लेगी। ये सब चल ही रहा था कि दलान में भारी कदमों की आवाज आ गई। रामू बाबा अपने कांपते हाथों में एक पुराना मोटा और चमड़े का हंटर लिए वहां आकर खड़ा हो गया। यह वही हंटर था जिससे जयंत रावत कभी अपने घोड़ों को मारते थे। चमड़े का वो काला हंटर देखकर रामू काका और मालती दोनों की रूह कांप गई। लेकिन फिर भी रामू काका ने रूंधे गले के साथ हंटर आगे करके कहा, मालकिन ये रहा। लेकिन वो हंटर देते उसका दिल अंदर से रो रहा था। तभी देवशिका ने रामू के हाथ से झपटा मारकर वो हंटर छीन लिया। हंटर को हाथ में लेते ही देवशिका के चेहरे पर एक ऐसी राक्षसी मुस्कान आ गई जिसे देखकर किसी की भी रूह फनफना जाए। तभी रूही ने अपनी माँ को उकसा कर कहा, मोम मारो इसे, इसकी चमड़ी उधेड़ दो आज। इसे पता चलना चाहिए कि मेरी चीज पर नजर डालने का अंजाम क्या होता है। वहीं जारा फर्श पर पड़ी थी। उसने उस काले मोटे चमड़े के हंटर को देखा। एक पल के लिए उसके अंदर का इंसान कांप उठा। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खौफनाक चीज का सामना नहीं किया था। लेकिन फिर उसे अपनी वो कसम याद आई जो उसने नीम के पेड़ के नीचे खाई थी, मैं जान दे दूंगी लेकिन अपनी गरिमा नहीं हारूंगी। इसलिए जारा ने अपने घुटनों के बल बैठने की कोशिश की। लेकिन तभी हवा को चीरती हुई एक भयानक सट्टाक की आवाज आई। देवशिखा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर का पहला वार जारा की पीठ पर कर दिया। चमड़े का वो मोटा हंटर जारा के उस पतले पसीने से नम पर्पल सूट को चीरता हुआ सीधे उसकी पीठ पर नाजुक चमड़ी पर लगा, जिससे जारा के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। दर्द की एक ऐसी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी पर खोलता हुआ तेजाब डाल दिया हो। उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। वो वापस फर्श पर गिर पड़ी। मालती से यह दृश्य देखा नहीं गया। वो चीख कर देवशिका के पैरों में गिर पड़ी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मालकिन, मालकिन रहम करो, बच्ची है वो मर जाएगी मालकिन। लेकिन देवशिका ने दिल में कोई रहम नहीं था। उसने चिल्ला कर कहा, पीछे हट मालती, वरना अगला हंटर तेरे मुंह पर पड़ेगा। देवशिखा ने मालती को लात मारकर पीछे धकेल दिया। मालती दीवार से टकरा कर रोने लगी। वहीं जारा फर्श पर तड़प रही थी। हंटर की पहली मार ने उसके पर्पल सूट के पीठ को कस के फाड़ दिया था। वहां से खून की एक लाल लकीर उभर आई थी। तभी देवशिखा ने चिल्लाकर कहा, बोल, और बोलेगी सुशांत के खिलाफ और गढ़ेगी झूठी कहानियां। देवशिखा चीख रही थी। उसने एक बार फिर से हंटर घुमाया और दूसरा बार, इस बार यह हंटर जारा के कंधे पर जारा के जोर से चिल्लाकर कहा, ओह ताई जी, मैंने कुछ नहीं किया ताई जी। जारा दर्द से तड़प कर फर्श पर सिकुड़ने लगी। उसका वो हाथ जो कल प्याऊ के पानी से जला था, अब वो इस मार के कारण फर्श से रगड़ खा रहा था। छालों से खून बहने लगा था। सटाक सटाक सटाक। लेकिन देवशिका किसी पिशाचिनी की तरह मासूम लड़की पर टूट पड़ी थी। वो बिना रुके बिना सोचे समझे अपनी सारी नफरत, अपनी सारी कुंठा उस चमड़े के हंटर के जरिए जारा के कमजोर शरीर पर उतार रही थी। हर वार के साथ जारा का पर्पल सूट जगह जगह से फटता जा रहा था। उसके शरीर पर लाल सूजे हुए खून से लथपथ निशान उभरते जा रहे थे। कमरे में सिर्फ हंटर के हवा के सरसराने की आवाज, जारा की चीख और रूही की राक्षसी हंसी गूंज रही थी। रूही ने ताली बजाकर कहा, मारो मोम, मारो इसे और जोर से, इसकी औकात इसी के लायक है। जारा को ऐसे मार खाता देखकर रूही को बड़ा मजा आ रहा था। वहीं जारा अब चीख भी नहीं पा रही थी।
उसकी आवाज उसके गले में घुट कर रह गई। वो फर्श पर एक गठरी की तरह सिकुड़ गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सीना, सिर और चेहरा छुपा लिया ताकि हंटर की मार उसकी आंखों पर ना पड़े। हर बार जब चमड़े का वो कोड़ा उसके शरीर से टकराता, उसका मांस छिल जाता। दर्द अब उस सीमा को पार कर चुका था जहां इंसान बेहोश हो जाता है। लेकिन जारा की किस्मत इतनी खराब थी, उसे ये सारा दर्द पूरे होशो-हवास में सहना पड़ रहा था। तभी देवशिखा ने चिल्लाकर कहा, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तो हमें सड़क पर लाएगी। आज मैं तेरा वो हाल करूंगी तो आनिया देखने से भी डरेगी। देवशिखा हाँफ रही थी, लेकिन उसके हाथों की मार नहीं रुक रही थी। जारा के जहन में अपने पिता को चेहरा धूमिल होने लगा। वो पिता जो लंदन में किसी महंगी वाइन का मजा ले रहा होगा, जबकि यहाँ जयपुर की इस घुटन भरी कोठरी में उसकी बेटी इस खून के साथ गंदे फर्श पर एकदम बेहोश होने की तैयार थी। 15, 20, 25 बार देवशिका तब तक जारा को मारती रही जब तक उसके खुद के हाथों में दर्द नहीं होने लगा। उनका सांस फूलने लगा था और माथे पर पसीना आ गया। अंततः देवशिका ने वो खून से सना हंटर जमीन पर फेंक दिया। अब जारा फर्श पर अधमरी हालात में थी। उसका वो पर्पल सूट अब कहीं से भी पर्पल नहीं दिखाई दे रहा था। वो चीथड़ों में बदल चुका था। जारा के खून से वो लाल हो चुका था। उसकी पीठ, हाथ, पैर, शरीर पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां हंटर के खौफनाक निशान न छपे हो। वो बस हल्की हल्की सांसें ले रही थी। उसके होठों पर एक दर्दनाक करहा निकल रही थी, जो इतनी धीमी थी कि सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। देवशिका जारा के करीब आई। उन्होंने अपने पैरों की महंगे सैंडल से जारा के लहूलुहान चेहरे को हल्का सा धकेल कर कहा, यह है तेरी असली औकात जारा। आज के बाद अगर तूने अपनी नजर भी उठाई या रूही और सुशांत के बीच आने की कोशिश की, तो मैं तुझे इसी हंटर से मार मार कर जमीन में गाड़ दूंगी। इसके बाद देवशिका ने रूही की तरफ देखकर कहा, चल रूही, इस गंदगी के पास मुझे बदबू आ रही है। इसका जो इलाज होना था वो हो गया। अपनी माँ की बात सुनकर रूही ने एक आखिरी नफरत भरी नजर से जारा पर डाली और कहा, भिखारिन कहीं की। उसने जारा के टूटे हुए शरीर पर थूका और अपने माँ के साथ कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जाते जाते देवशिखा ने मालती को धमकी देकर कहा, अगर किसी ने इसे पानी भी पिलाया, इसके घावों पर दवाई लगाई, तो मैं उसे भी इसी हंटर से मारूंगी। इसे यही तड़पने दो। इसी के साथ उस कमरे का दरवाजा बाहर से जोर से बंद हो गया और कुंडी लगा दी गई। कमरे में अब भयानक सन्नाटा था। सिर्फ जारा की उखड़ती हुई सांसों की आवाज आ रही थी। फर्श की वो ठंडक जो कल उसे सुकून दे रही थी, आज उसके रिश्ते हुए घावों में जहर की तरह चुभ रही थी। जारा ने अपनी सूजी हुई खून से लथपथ आंखें खोलने की कोशिश की। उसको कमरा धुंधला दिखाई दे रहा था। उसका शरीर इस कदर टूट चुका था कि वो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके दिल में अब कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। सुशांत का दरिंदापन, रूही की गालियां, ताई का ये खौफनाक हंटर, इन सब ने मिलकर जारा के शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन उसकी रूह को आजाद कर दिया था। उसे आज पूरी तरह यकीन हो गया कि इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं, न लंदन में बैठा उसका बाप, न ये परिवार और न ही कोई प्यार। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। फर्श पर खून के उस छोटे से तालाब में पड़ी हुई जारा की आंखों से एक आखिरी आंसू निकला, जो दर्द का नहीं बल्कि उसके अंदर की मर चुकी उम्मीदों का था। उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए उस मनहूस कोठरी के अंधेरे में बंद कर ली और बेहोशी के उस गहरे समंदर में डूब गई, जहां न कोई सुशांत था और न ही कोई ताई और न ही कोई हंटर। कोठरी का वो भयानक सन्नाटा अब किसी कब्रिस्तान की तरह डरावना हो चुका था। खिड़की से छनकर आने वाली रात की पीली रोशनी फर्श पर पड़े उस खून के छोटे से तालाब को और खौफनाक बना रही थी। छत का वो जंग लगा पंखा अपनी चर चर की मनहूस आवाज के साथ घूम रहा था, मानो वो भी जारा की इस बर्बादी पर कोई मातम का गीत गा रहा हो। जारा फर्श पर औंधे मुंह बेहोश सुध पड़ी थी। देवशिका के हंटर की वो मार इतनी बेदर्दी से पड़ी थी कि जारा के शरीर पर जर्रा जर्रा दर्द से चीख रहा था। लगभग 1 घंटे तक उस ठंडे, कठोर और खून से सने फर्श पर पड़े रहने के बाद जारा के सुन पड़ चुके दिमाग में चेतना की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। उसकी उंगलियों में थोड़ी सी हरकत हुई। उसने अपनी भारी और सूजी हुई पलकें खोलने की कोशिश की। पलकें
आंसुओं और खून के सूखने की वजह से आपस में चिपक गई थी। बहुत जोर लगाने पर जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहले उसे अपने फर्श पर अपना ही खून नजर आया। उसने एक लंबी और कांपती हुई सांस ली। सांस लेते ही उसकी पसलियां और पेट में ऐसा दर्द हुआ जैसे किसी ने अनगिनत सुइयां उसके एक साथ चुभा दी हो। उसके मुंह में एक दबी हुई आह निकली। ज़ारा जानती थी कि अगर वो इसी तरह इस फर्श पर पड़ी रही, तो उसके घाव पक जाएंगे। शायद सुबह तक वो इसी कोठरी में तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। लेकिन उसके अंदर किसी गहरे में और उस बागी रूह में हार मानने से इनकार कर दिया था। सुशांत के उस खौफनाक जाल से बचने के बाद ज़ारा अब इतनी आसानी से मरने वाली नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथों को फर्श पर टिकाया और अपने शरीर का वजन उठाने की कोशिश की। जैसे उसने अपने पेट को सीधा करना चाहा, उसके फटे हुए पर्पल सूट का कपड़ा उसके खुले घाव से रगड़ खा गया। ज़ारा ने अपने होठों को दांतों तले कसकर दबा लिया, ताकि उसकी चीख बाहर न निकले। उसके लिए एक एक इंच हिलना भी मौत की सजा के जैसा था। उसके पैर कांप रहे थे, घुटनों में कोई जान नहीं बची थी। वो किसी भी तरह दीवार का सहारा लेकर घुटनों के बल बैठी और फिर दीवार को पकड़कर अपने शरीर को घसीट कर खड़ी हो गई। खड़े होते ही उसका सिर बुरी तरह चकरा गया। खून बह जाने और सुबह से भूखे होने के कारण उसकी आंखों के आगे काले धब्बे नाचने लगे। उसने कुछ देर तक आंखें बंद कर खुद को गिरने से रोका। लड़खड़ाते और कांपते कदमों से वो दीवार के सहारे सहारे चलकर उस छोटे से अटैच बाथरूम की तरफ बढ़ गई। बाथरूम का दरवाजा खोलने में भी उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। अंदर जाकर उसने बाथरूम का मध्यम सा बल्ब ऑन किया। सामने लगे छोटे से और धुंधले शीशे में जब उसने अपनी परछाई देखी, तो वो खुद सिहर उठी थी। क्या वो यही ज़ारा रावत थी? बाल बुरी तरह उलझ गए और खून से सूख गए लथपथ। खुरोही के नाखूनों से नोचे गए गालों पर खून की पपड़ियां जम चुकी थी। होठ कटा हुआ था और सूज कर मोटा हो गया था। और वो पर्पल सूट जिसे वो कभी अपने सम्मान के तौर पर पहनती थी, वह आज पीछे की चीथड़ों की तरफ लटक रहा था और ये उसका आधा हिस्सा लाल हो चुका था। ज़ारा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन वो उसके झटके से अपनी आंखें पोंछ लिया। अब रोने का कोई फायदा ही नहीं था। उसने कांपते हाथों से अपने उस फटे और पर्पल सूट को उतारना शुरू किया। ये काम किसी टॉर्चर से कम नहीं था। पसीने और खून की वजह से कपड़ा शरीर के घावों पर ऐसे चिपक गया जैसे वो दूसरी खाल बन गया हो। ज़ारा ने अपनी आंखें कसकर बंद की। एक ही झटके में उस सूट को अपने कंधों के नीचे खींच लिया और एक दर्दनाक करहा उसके गले में निकल गई। उसने करहा कर कहा, ओह। तभी कपड़ा हटते ही पीठ और कंधे पर हंटर के वो खौफनाक नीले और लाल निशान उभर आए। कुछ घाव इतने गहरे थे कि अभी वहां भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। ज़ारा ने उस चिथड़े हो चुके पर्पल सूट को बाथरूम के कोने में फेंक दिया। अब उसे अपने घावों को साफ करना था। उसने बाथरूम की टोंटी खोली। पानी बहुत ठंडा नहीं था, लेकिन जब ज़ारा ने अपने चुल्लू में पानी लेकर अपने चेहरे और गर्दन के घावों पर मारा, तो पानी किसी तेजाब की तरह लगा। कटे हुए होठ और रूही के नाखूनों के निशान पर पानी पड़ते ही वो भयंकर जलन से तड़प उठी। लेकिन पीठ के घाव खुद साफ करना उसके लिए नामुमकिन था। उसका हाथ पीछे तक नहीं जा रहा था। इसलिए उसने एक छोटा सा मग लिया और उसमें पानी भरा और अपने कंधों के ऊपर से पीछे पीठ पर उड़ेल लिया। जैसे ही पानी उन खुले हंटर के उधड़े घावों पर पड़ा, ज़ारा का पूरा शरीर एक तेज झटके के साथ धनुष की तरह बन गया। जलन इतनी भयानक थी कि उसने दर्द से दीवार को कसकर पकड़ लिया और अपने माथे को ठंडे टाइल्स पर टिका कर सिसकने लगी। पानी के साथ मिलकर उसका खून बाथरूम की नाली में बहने लगा। घावों को किसी तरह धोने के बाद वो तौलिए से खुद को पोंछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि तौलिए का खुरदरापन उसकी चमड़ी को और छील देता। वो वैसे ही गीले शरीर के साथ बाथरूम के बाहर आ गई। उसने अपनी छोटी सी अलमारी खोली। उसके पास पहनने के लिए कुछ खास नहीं था। उसने रूही का फेंका हुआ वही पुराना फीके रंग का सूती नाइट सूट निकाला और वो रोज जो रात को पहनती थी। ये सूट उसके साइज से काफी बड़ा था, लेकिन इसकी सूती और मुलायम बनावट उसके घावों के लिए बिल्कुल सही थी। बहुत सी सावधानी से दर्द को सहते हुए उसने सूती सूट पहन लिया। कपड़े बदलते ही ज़ारा को अचानक एक भयानक दर्द एहसास हुआ। उसका गला
उसका गला भीतर तक ऐसे सूख चुका था जैसे वो कई सालों से कोई बारिश न हुई हो। जुबान तालू से चिपक गई थी और हर बार थूक निकलने की कोशिश करने पर गले में कांटे चुभने का दर्द हो रहा था। सुबह से उसने कंटीन के उस एक समोसे और चाय के अलावा कुछ नहीं पिया था। इतना रोना और पसीना बहाना, खून निकलने के कारण उसका शरीर पूरी तरह डिहाइड्रेट हो चुका था। इसलिए जारा के होठों से एक बहुत ही कमजोर और सूखी आवाज निकली। उसने धीरे से कहा, पानी। वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे की तरफ गई। उसने कुंडी पकड़कर उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से मजबूती से बंद था। जारा को देवशिखा की वो खौफनाक आवाज याद आई जो उन्होंने जाते हुए मालती से कहा था, अगर किसी ने इसे पानी भी पिलाया या उसके घावों पर दवा लगाई तो भी उसे इसी हंटर से मारूंगी। ये याद आते ही जारा का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि इस घर में किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो देवशिखा के खिलाफ जाकर उसे एक घूंट पानी दे सके। मालती उसे प्यार जरूर करती थी, लेकिन वो भी अपनी नौकरी और मालकिन के खौफ से बंधी हुई थी। रात के 8 बज चुके थे। कोई उसके लिए वो दरवाजा खोलने वाला नहीं था। प्यार अब बर्दाश्त की सारी हद पार कर चुका था। पेट में आग लगी हुई थी और होठ पूरी तरह सफेद पड़ चुके थे। इंसान खाए बिना तो कई दिन निकाल लेगा, लेकिन बिना पानी के शरीर तुरंत हार मानने लगता है। ज़ारा को लगा कि अगर उसने अभी पानी नहीं पिया तो उसकी नसें फट जाएंगी। कमरे में पानी की कोई बोतल, कोई जग। तभी ज़ारा की नजर बाथरूम के उस आधे खुले दरवाजे पर पड़ी। अंदर वही टोंटी थी जिसने उसने अपना अभी खून धोया था, और वो टोंटी जिसका पानी पीने लायक नहीं था और जो सिर्फ नहाने और कपड़े धोने के काम आता था। एक रसूखदार रावत खानदान की बेटी, जिसके पिता लंदन में मिनरल वाटर पीते होंगे, आज वो अपनी प्यास बुझाने के लिए किस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। जारा ने अपने होठ को काटा। उसकी आंखों में एक बार फिर बेबसी के आंसू बह निकले। वो अपनी किस्मत पर, अपनी इस लाचारी पर रो रही थी, लेकिन शरीर की पुकार आत्मसम्मान से बहुत बड़ी होती है। रोते हुए अपने आंसुओं को पोंछ कर वापस बाथरूम में गई। उसके उसने नल को चलाया। पानी की एक तेज धार गिरने लगी। जारा ने बिना कुछ सोचे, बिना झिझक के अपने दोनों हाथ की अंजलि बनाई और उसे पानी में भर लिया। उसने अपना मुंह उस अंजलि को लगा दिया। पागलों की तरह पानी पीने लगी। वो पानी का स्वाद बहुत अजीब और हल्का सा खारा था, लेकिन जारा के लिए इस वक्त वो दुनिया का सबसे मीठा और कीमती अमृत था। वो रोती जा रही थी और सीधे उस टोंटी से गिरते हुए पानी को पीती जा रही थी। उसके आंसू उसी पानी में मिलकर उसके पेट में जा रहे थे। उसने तब तक पानी पिया जब तक उसका पेट भर नहीं गया। उसकी सांसें सामान्य नहीं हो गई। प्यास बुझने के बाद वो बाथरूम के फर्श पर बैठ गई। उसने उसके मुंह पर मुंह को छुपा लिया और अपनी उस आखिरी बची हुई गरिमा के टूटने पर सिसक सिसक कर रोने लगी। कल रात की घुटन और आज इस बाथरूम का पानी, उसकी जिंदगी सिर्फ एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं रह गई थी। इस वक्त जब वो ये सब रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस नर्क से बिल्कुल अलग रावत मेंशंस के नीचे वाले हिस्से में एक अलग ही दुनिया चल रही थी। लिविंग रूम में इटालियन मार्बल चमक रहा था और एसी कमरे के तापमान को एकदम ठंडा और आरामदायक बनाए हुए थी। डाइनिंग टेबल पर रात के शानदार खाने की तैयारी चल रही थी। मखमली सोफे पर रूही अभी भी मुंह फुलाए बैठी थी। उसका आईफोन टूट चुका था। जारा पर इतना गुस्सा निकालने के बावजूद उसके अंदर की वो जलन, असुरक्षा की भावना शांत नहीं हुई थी। सुशांत की उन मनगढ़ंत कहानियों उसके दिमाग में एक गहरा शक पैदा कर दिया था। ताई देशिका रोही के पास बैठी थी। उन्होंने अपने हाथ से हंटर की मार की थकान मिटाने के लिए अपनी कलाई को हल्का सा मला। फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी रोही के सिर पर हाथ फेरा। देवशिखा ने रोही के बालों को सहलाकर एक बहुत ही मीठी और दिलासा देने वाली आवाज में कहा, बस कर मेरी बच्ची, अब और अपना खून मत जला। तू क्यों इतना सोच रही है? तभी आगे से रोही ने चिढ़कर कहा, कैसे ना सोचूं मॉम? उस दो कौड़ी की भिखारिन की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सुशांत के करीब जाने की? मुझे तो अभी भी उस पर गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है कि हमें उसे घर से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। देवशिखा ने एक क्रूर और शातिर मुस्कान के साथ कहा, निकाल तो मैं उसे कब का देती रोही, लेकिन तू भूल रही है बेटी, उसके नाम पर जो करोड़ों रुपए हर महीने लंदन से आते हैं, उसी से तेरी ये लाइफस्टाइल और ब्रांडेड कपड़े और महंगी गाड़ियां चल रही हैं। अगर वो घर से गई तो पैसा आना बंद हो जाएगा। ये कहते हुए देवशिखा ने रोही का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे समझाकर आगे कहा, और तुम फिक्र क्यों करती है? हम लोगों ने उस भिखारिन को आज ऐसी सजा दे दी है कि वो जिंदगी भर याद रखेगी।
उसकी पीठ की वो चमड़ी जो मैंने उधेड़ी है ना, वो उसे हर पल उसकी औकात याद दिलाती रहेगी। अब वो हिम्मत हार चुकी है। उसने इतना ही कहा था कि आगे से सुशांत ने कहा, लेकिन अगर उसने फिर सुशांत से बात करने की कोशिश की तो? रूही का शक अभी भी कायम था। वहीं उसकी यह बात सुनते ही देवशिका की आंखों में एक राक्षसी चमक आ गई। उसने दांत पीस कर कहा, तू सुशांत की फिक्र मत कर रूही, सुशांत सिर्फ और सिर्फ तेरा है। वो उस मनहूस की तरफ थूकना भी पसंद नहीं करेगा। और रही बात उस जारा की, तो अगर उसने अपने सपनों में भी सुशांत का नाम लिया या फिर भी ऐसी कोई घिनौनी हरकत करने की कोशिश की, तो मेरी बात याद रखना रूही, मैं उसकी बची कुची चमड़ी उतार कर उसी अंटर में उधेड़ दूंगी। मैं उसके उस गोरे चेहरे पर तेजाब फेंक डालूंगी कि वह आईना देखने के लायक नहीं बचेगी। मैं उसे इस घर में एक जिंदा लाश बनाकर रख दूंगी। देवशिका की यह खौफनाक बातें सुनकर रूही के चेहरे पर एक शैतानी सुकून आ गया। उसे अपनी माँ की क्रूरता पर पूरा भरोसा था। उसने एक गहरी सांस ली और सोफे पर पीछे की तरह टिक गई। लेकिन देवशिका का शैतानी दिमाग रुकने वाला नहीं था। जारा को शारीरिक रूप से तोड़कर उन्हें शांति नहीं मिली थी। वो जानती थी कि जारा अंदर से कितनी ढीठ है। इसलिए आज वो जारा का मनोबल पूरी तरह कुचलना चाहती थी। अचानक देवशिका की आंखें सिकुड़ गई। उनके दिमाग में एक बहुत ही भयानक और घिनौना आइडिया आया। उनके होठों पर एक ऐसी कुटिल मुस्कान आ गई जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। देवशिका ने खुद से बुदबुदा कर कहा, "हम्म, शरीर का दर्द तो कुछ दिनों में भर जाता है रोही, लेकिन जो घाव इज्जत पर लगते हैं वो इंसान को मार देते हैं।" उसकी ये बात सुनकर आगे से रोही ने उलझन में पूछा, आप क्या कह रही हैं मॉम? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब उसकी माँ के मन में क्या चल रहा है। लेकिन आगे से देवशिका ने जवाब देने के बजाय किचन की तरफ मुंह किया और अपने कड़कदार आवाज में चिल्ला कर कहा, मालती, ओ मालती, कहाँ मर गई तू? मालती जो किचन में बर्तन साफ कर रही थी, बार बार जारा की उस चीख को याद करके रो रही थी। वो मालकिन की आवाज सुनते ही कांप उठी। उसने जल्द से अपने हाथ पहुंचे और दौड़कर लिविंग रूम में आ गई। मालती ने अपना सिर झुकाए कांपती आवाज में कहा, जी जी मालकिन। तभी देवशिका ने मालती को ऐसे घूरा जैसे वो कोई कीड़ा हो। फिर उन्होंने एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने मालती के पैरों तले की जमीन खिसका दी। देवशिका ने एक एक शब्द को चबाकर कहा, जा, जाकर उस महारानी का दरवाजा खोल और उस भिखारिन को उसके उस दड़बे से निकाल कर सीधे यहाँ नीचे लेकर आ। उनकी ये बात सुनते ही मालती की आंखें फटी रह गई। उसने हकला कर कहा, लेकिन मालकिन वो तो बुरी तरह घायल है, वो चल भी नहीं पाएगी, उसके शरीर से खून। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, देवशिका जोर से चिल्लाई, जिससे मालती डर के मारे पीछे हट गई। उन्होंने चिल्ला कर कहा, बकवास बंद कर अपनी, मैंने तुझसे राय नहीं मांगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चल सकती है या नहीं। अगर वो अपने पैरों पर नहीं आ सकती तो उसे बालों से घसीट कर नीचे लेकर आ। पर वो मुझे लड़की अभी के अभी यहाँ मेरे सामने चाहिए। जा आप जल्दी। उनकी एक क्रूरता देखकर मालती की रूह कांप गई। वो जानती थी कि आज रात जारा के लिए सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि कयामत की रात होने वाली है। मालकिन के दिमाग में क्या शैतानी चल रही है, इसका अंदाजा लगाना भी खौफनाक था। मालती ने अपने आंसुओं को रोक कर कहा, जी जी मालकिन, और भारी कदमों के साथ सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। मालती जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे हंटर पर लगा वो खून याद आ रहा था। उसे डर था कि कहीं जारा उस कमरे में मर तो नहीं गई। वो जारा की कोठरी के दरवाजे पर पहुंची, बाहर से कुंडी लगा ली। मालती ने कांपते हाथों से कुंडी को छुआ। लोहे का वो ठंडी कुंडी आज मालती को किसी मौत के दरवाजे के हैंडल जैसा लग रहा था। मालती ने मन ही मन में प्रार्थना करके कहा, हे भगवान, मेरी बच्ची पर रहम करना। ये कहते हुए उसने एक भारी मन के साथ कुंडी खोल दी। वो पुराना लकड़ी का दरवाजा एक मनहूस आवाज के साथ खुल गया। मालती ने अंदर कदम रखा। कमरे में मध्यम रोशनी थी। उसने देखा कि जारा फर्श पर नहीं थी। फर्श पर सिर्फ खून और वो धब्बे थे और मालती घबरा गई। तभी उसकी नजर बाथरूम से बाहर आते हुए एक परछाई पर पड़ी। जारा धीरे धीरे लड़खड़ा कर बाहर आ रही थी। उसने रूही का वो बड़ा और फीका सूती सूट पहना था। उसके बाल गीले थे और चेहरे पर पानी की बूंदें थी। लेकिन उसका चेहरा, मालती ने जब जारा के चेहरे को देखा तो वो अपने मुंह पर हाथ रखकर भपक कर पड़ी। जारा का गाल सूजा हुआ था। होठों से खून जम चुका था और उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो एक जिंदा लाश की तरह लग रही थी।
उसके हालात देखकर मालती ने धीरे से कहा, बिटिया। मालती ने दौड़कर जारा को पकड़ना चाहा, लेकिन जारा ने अपना हाथ उठाकर मालती को रोक दिया। जारा के शरीर में इतना दर्द था कि कोई उसे छूता तो वो दर्द से चीख पड़ती। उसने धीरे से कहा, मत छुओ काकी, बहुत दर्द है। जारा की आवाज इतनी कमजोर और सूखी थी कि मालती का दिल छलनी हो गया। मालती रोते हुए जारा के चेहरे को दूर से निहार रही थी। उसने सिसक कर कहा, क्या कर दिया इन राक्षसों ने मेरी बच्ची के साथ? बिटिया, तूने पानी पिया, कुछ खाया? तभी आगे से जारा ने एक दर्द भरी बेजान मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, बाथरूम का पानी पी लिया काकी, प्यास बुझ गई, अब मैं ठीक हूं। बाथरूम का पानी, यह बात सुनते ही मालती ने अपना माथा पीट लिया। उसे अपनी बेबसी पर इतनी घिन आई कि वो बच्ची की एक साफ गिलास पानी तक नहीं दे पाई। तभी मालती को याद आ कि वो यहाँ क्यों आई थी। उसका दिल डूबने लगा। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जारा को कैसे बताए कि मालकी ने उसे नीचे बुलाया है, लेकिन फिर भी उसको हुक्म का पालना करना ही था। इसलिए मालती ने जारा को अपनी नजरें चुरा कर रोकर कहा, बिटिया, तुम्हें तुम्हें मालकी ने नीचे बुलाया है। उसके बाद सुनते ही जारा ने लड़खड़ाते कदम वहीं रुक गए और उसने अपनी बेजान आंखें उठाकर मालती की तरफ देखकर पूछा, ताई जी ने? तभी आगे से मालती ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखते ही जारा के दिमाग में एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई। ताई जी ने उसे इतना मारने के बाद कमरे में बंद कर दिया, और अब वो उसे नीचे क्यों बुला रही है? क्या वो उसे घर से निकालने वाली है? क्या उसको और पीटने वाली है, या सुशांत वहां आ गया? जारा ने दर्द से कराहकर मालती से कहा, मैं नहीं चल सकती काकी, मेरे पैरों में जान नहीं है। उसकी पीठ पर हर घाव उसे खड़े रहने की इजाजत नहीं दे रहा था। मालती ने अपने आंसू पोंछकर लाचारी से कहा, तुझे चलना पड़ेगा बिटिया। मालकिन बहुत गुस्से में है, उन्होंने कहा कि अगर तू खुद नहीं आई तो किसी को हुक्म देगी तुम्हें घसीट कर लाने का। जारा ने मालती की बेबसी को समझा। वो मालती को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। जारा ने गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए शरीर की बची खुची ऊर्जा को इकट्ठा किया और कहा, ठीक है काकी, चलिए। जारा ने दीवार का सहारा लिया। एक एक कदम ऐसे रखने लगी मानो कांटों पर चल रही हो। सीढ़ियां उतरना उसके लिए किसी हिमालय चढ़ने से कम नहीं था। हर बार जब उसका पैर सीढ़ी पर पड़ता, उसकी पीठ के घाव में खिंचाव होता और दर्द की एक टीस उसके दिमाग तक पहुंच जाती। मालती उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने अपना हाथ आगे किया ताकि जारा गिरे तो उसे संभाल ले। 10 मिनट की उस दर्दनाक मशक्कत के बाद जारा आखिरकार नीचे लिविंग रूम में पहुंच गई। लिविंग रूम की चकाचौंध रोशनी जारा की सूजी हुई आंखों में चुभ रही थी। उसने देखा कि उसके सामने मखमली सोफे पर देवशिखा किसी महारानी की तरह बैठी थी। उनके होठों पर वही शैतानी मुस्कान। पास ही रूही खड़ी थी, जिसकी नजरों में जारा के लिए सिर्फ घृणा थी। जारा उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो कांप रही थी और उसने अपनी नजरें फर्श पर झुका ली, क्योंकि वो ताई के उस खौफनाक आंखों से बचना चाहती थी। तभी देवशिखा ने एक व्यंग्यात्मक आवाज में कहा, आ गई महारानी, बड़े जल्दी कपड़े बदल लिए तूने। मुझे लगा तेरा वो खून से सना पर्पल सूट तुझे बड़ा पसंद है। उसकी ये बात सुनकर आगे से जारा चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी देवशिखा सोफे से उठी और धीरे चलकर जारा के बिल्कुल करीब आ गई। जारा को उनके महंगे परफ्यूम के महक ने उबकाई आने लगी। देवशिखा ने जारा के कान के पास फुसफुसा कर कहा, मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है पता है? आगे से जारा ने अपना सिर ना में हिला दिया। तभी देवशिखा ने जारा के उस सूती सूट को पकड़ा और झटके से अपनी तरफ खींचा। जारा दर्द से कराह उठी। देवशिखा ने कठोर शब्दों में कहा, तूने हमारी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की जारा। तूने सुशांत पर डोरे डाले। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। उनकी ये बात सुनकर जारा का दिल धक से रह गया। घर में कोई जगह नहीं? क्या ताई ने उसे सच में घर से बाहर निकाल दिया? रात में, इस पहर में? उसने डर के मारे गिड़गिड़ा कर कहा, ताई जी, प्लीज मुझे बाहर मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? जारा के अंदर का खौफ फिर से जाग उठा। वो सड़क पर नहीं जाना चाहती थी। तभी देवशिखा जोर से हंसी और उसने हंसकर कहा, बाहर? बाहर निकाल कर तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी, और तुझे अपनी आसानी से इतनी आसानी से आजाद करने वाली हूं नहीं। तुझे इसी घर में रखूंगी, लेकिन अब तेरी हैसियत क्या होगी ये मैं तय करूंगी। उनकी वो राक्षसी हंसी पूरे हॉल में गूंज गई।
देवशिखा ने पीछे मुड़कर मालती और रामू काका की तरफ देखा जो सहमे हुए थे। तभी देवशिखा ने पूरे घर को संबोधित करके एक खौफनाक फरमान सुनाकर कहा, मालती, रामू, ध्यान से सुनो। आज से ज़ारा इस घर की बेटी नहीं, आज से ये घर की सबसे छोटी, सबसे घटिया नौकरानी है। उनका यह फरमान सुनते ही ज़ारा की आंखें फटी रह गई। वहीं रूही भी चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, मोम, ये आप क्या कर रही हैं? तभी देवशिखा ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ रूही। इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इसे इसके उस घमंड की सजा मिलनी चाहिए जो इसे लगता है कि ये रावत खानदान का खून है। ये बात सुनकर देवशिखा वापस ज़ारा की तरफ मुड़ गई। उनकी आंखों में एक खूंखार चमक थी। उन्होंने अपने दांत भींच कर कहा, आज से तू घर का कोई सदस्य वाला काम नहीं करेगी। आज से तू मेरे कुत्तों के बर्तन साफ करेगी। तू घर के सारे टॉयलेट साफ करेगी और सबसे बड़ी बात, ये कहते देवशिखा ने एक पल के लिए रुकी, फिर आगे बोली, आज से तू घर के अंदर नहीं बल्कि गैरेज के पास बने उस पुराने टूटे हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। तेरी वो कोठरी अब तेरे लिए बड़ी आलीशान है। ये सुनते ही ज़ारा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। नौकरानी, कुत्तों के बर्तन, टॉयलेट की सफाई और गैरेज का बदबूदार बिना दरवाजे वाला सर्वेंट क्वार्टर, जहां घर का सारा कबाड़ और बदबू रहती है। तभी देवशिखा ने ज़ारा के कान के पास आकर जहर उगलकर आगे कहा, और हाँ, तुझे खाना भी वही मिलेगा जो रात को सब नौकरों के खाने के बाद बच जाएगा। कोई ताजा खाना नहीं, कोई जूस नहीं, कोई कॉलेज नहीं। आज से तेरी पढ़ाई बंद। कल सुबह से तू झाड़ू पोछा शुरू करेगी। उसकी ये बात सुनते ही ज़ारा ने गिड़गिड़ा कर कहा, ताई जी नहीं, मेरी पढ़ाई मत रोकिए। मैं सब करूंगी पर मुझे कॉलेज जाने दीजिए। ज़ारा अचानक देवशिखा के पैरों में गिर पड़ी। उसके लिए उसकी पढ़ाई ही उसका एकमात्र सहारा थी। एक दिन इस नर्क से निकलने की आखिरी उम्मीद थी। तभी देवशिखा ने ज़ारा जोर से लात मारकर कहा, पैर छोड़ मेरे मनहूस। लात पड़ते ही ज़ारा फर्श पर गिर पड़ी और उसके पीठ के घाव फिर से छिल गए और दर्द से कराह उठी। तभी देवशिखा ने चिल्लाकर कहा, कॉलेज जाकर तू क्या गुल खिला रही है? ये मैंने देख लिया। तू वहां पढ़ाई नहीं, रसूखदार लड़कों को फंसाने जाती है। तेरी पढ़ाई आज से हमेशा के लिए खत्म। वहीं अपनी माँ की यह बात सुनकर रूही ने ताली बजाई। उसने खुशी से झूम कर कहा, बिल्कुल सही किया मोम। अब आएगी इसकी अकल ठिकाने। अब यह असली भिखारी लगेगी। तभी देवशिखा ने मालती की तरफ देखकर कहा, मालती, इसे अभी के अभी खींच कर गैरेज वाले सर्वेंट क्वार्टर में डाल दे। इसका वो जो भी फटा पुराना सामान है वो भी फेंक देना। आज से इस घर के अंदर ये कदम नहीं रखेगी। यह फरमान सुनाकर देवशिखा अपनी बेटी रूही का हाथ पकड़कर शान से सीढ़ियां चढ़कर वापस बेडरूम की तरफ चली गई। लिविंग रूम में अब सिर्फ ज़ारा, मालती और रामू काका बचे थे। ज़ारा फर्श पर पड़ी शून्य में घूर रही थी। उसकी जिंदगी, उसके सपने, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ एक ही दिन में राख हो चुका था। सुशांत ने उसे सिर्फ धमकी दी थी, लेकिन उस धमकी ने ज़ारा की पूरी दुनिया को एक खौफनाक नर्क में बदल दिया। तभी मालती रोते हुए ज़ारा के पास आई। उसने धीरा से ज़ारा के कंधे को उठाकर कहा, उठ जा बेटिया, भगवान के लिए उठ जा। इन राक्षसों पर के घर में तेरा कोई नहीं है। आगे से ज़ारा बिना कोई विरोध के एक बेजुबान पुतले की तरह खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर न आंसू थे न खौफ, सिर्फ एक खामोशी थी। वो खामोशी जो इंसान के अंदर सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आती है। मालती ज़ारा का हाथ पकड़कर उसे घर के पिछले दरवाजे के गैराज की तरफ लेकर जाने लगी। रात का अंधेरा रावत मैंसन को घेरे हुए था, लेकिन ज़ारा की जिंदगी में जो अंधेरा आज छाया था, उसकी कोई सुबह नहीं होने वाली थी। रावत मैंसन का वो आलीशान और रोशनी में नहाया हुआ हिस्सा अब पीछे छूटता जा रहा था। रात का गहराता वह अंधेरा और एक खौफनाक सन्नाटा अब ज़ारा और मालती के इर्द गिर्द लिपट चुका था। हवा में रात की ठंडक आ चुकी थी, लेकिन ज़ारा के शरीर में अभी भी देवशिखा के उस हंटर की मार की उठी धधक रही थी। उसका हर एक कदम उसके लिए सजा से कम नहीं था। रोही का वो ढीला ढाला सूती कुर्ता उसके लहूलुहान शरीर से हर कदम पर रगड़ खा रहा था, जिससे उसकी पीठ और कंधों के घावों से एक असहनीय टीस उठकर सीधे उसके दिमाग की नसों को झकझोर रही थी। ज़ारा के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। गैरेज की तरफ जाने वाले उस कच्चे और पथरीले रास्ते से कंकड़ उसके नंगे तलवों में चुभ रहे थे, लेकिन ज़ारा के चेहरे पर कोई दर्द का भाव नहीं था। वो किसी बेजान पुतले की तरह
मालती के पीछे पीछे खींची चली जा रही थी। मालती की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपनी इस बेटिया की हालात देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। मालती मन ही मन रोकर खुद से बोली, हे भगवान, इस बच्चे ने ऐसा क्या पाप किया था जो इस ये दिन देखना पड़ रहा है। करोड़ों की मालकिन आज अपने ही घर में एक अनाथ नौकरानी से भी बदतर हो गई। गैरेज के बिल्कुल पीछे एक छोटा सा सीलन भरा कमरा था। यह पुराना सर्वेंट क्वार्टर था, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। इसकी दीवारें जगह जगह से टूट गई थी। प्लास्टर उखड़ चुका था और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। इस कमरे के दरवाजे की कुंडी भी टूटी थी। अंदर से इंजन ऑयल, पुराने टायर, सीलन से एक तेज और घुटन भरी बदबू आ रही थी। यही अब जारा का नया ठिकाना था। जैसे ही मालती ने उस कमरे के टूटे दरवाजे को धकेला, अंदर से घुप अंधेरा घूरने लगा। मालती ने दीवार टटोलकर एक पुराना सा स्विच दबाया, जिससे एक पीले रंग का मध्यम सा बल्ब टिमटिमाता हुआ जल उठा, जिसकी रोशनी कमरे के अंधेरे को दूर करने के लिए काफी नहीं थी। कमरे के एक कोने में टूटी हुई खटिया पड़ी थी, जिस पर सालों से धूल जमी थी। तभी मालती ने अपने आंसू पोंछे और रूधे गले से कहा, बिटिया, आज रात यही काट ले। मैं कल सुबह छुप कर तेरे लिए अंदर से कोई साफ चादर, कुछ खाने को ले आऊंगी। लेकिन जारा की नजरें उस टूटी खटिया और सेलन भरे कमरे पर थी ही नहीं। उसके दिमाग में एक आखिरी जंग चल रही थी। इंसान जब हर तरफ से हार जाता है, तब मौत और जिंदगी के बीच कोई फासला नहीं बचता। तब वो किसी तिनके का सहारा ढूंढता है। जारा के लिए वो आखिरी तिनका उसका अपना पिता था। लंदन में बैठा वो इंसान जिसकी रगों का खून जारा के शरीर में दौड़ रहा था। जारा को लगा कि शायद उसके पिता को सच्चाई की रत्ती भर भी अंदाजा नहीं। ताई और ताऊ जी ने जरूर उन्हें धोखे में रखा होगा। अगर एक बार, सिर्फ एक बार वो अपने पिता को अपनी ये हालात, ये हंटर के निशान और ये सच्चाई बता दे, तो कोई बाप अपनी सगी बेटी को इस नर्क में मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। यही वो आखिरी उम्मीद थी जो जारा के अंदर अभी भी जिंदा बची हुई थी। उसने कांप कर अपने हाथ से मालती का हाथ पकड़कर कहा, काकी। जारा की आवाज बहुत सूखी, धीमी और दर्द से भरी हुई थी। उसकी आवाज सुनते ही मालती घबरा गई। उसने घबरा कर कहा, क्या हुआ बेटिया? दर्द ज्यादा हो रहा है, मैं हल्दी तेल ले आऊं तेरे लिए? लेकिन आगे से जारा ने बहुत उम्मीद भरी नजरों से मालती की तरफ देख कर कहा, नहीं काकी, मुझे मुझे आपसे एक मदद चाहिए। क्या क्या आप मेरा एक काम कर सकती हैं? उसकी ये बात सुनकर आगे से मालती ने बिना सोचे सीधे कहा, तुम बोल बेटिया, तेरे लिए तो मैं जान दे दूंगी। मालकिन जो भी करेंगी वो देखा जाएगा। तू बस बोल, तुझे क्या चाहिए? तभी आगे से जारा ने गहरी सांस लेकर कहा, काकी, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकती हैं? मुझे मुझे एक बार अपने पापा से बात करनी है काकी। मैं उन्हें अपनी इस हालात के बारे में बताना चाहती हूँ। उन्हें नहीं पता कि मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है। अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो वो जरूर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। उसकी ये बात सुनते ही मालती का दिल सहम गया। वो जानती थी कि अगर देवशिखा को पता चल गया कि मालती ने जारा को फोन दिया, तो वो उसे नौकरी से निकालने के साथ साथ पुलिस में भी झूठे इल्जाम में फंसा सकती है। लेकिन जारा की उस लहूलुहान हालत और उसकी आंखों की बेबसी के आगे मालती का डर हार गया। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है बेटिया, तू बात कर ले। ये कहते मालती ने अपने कुर्ते की जेब से हाथ डाला और एक पुराना सा घिसा स्मार्टफोन निकाला। ये एक बहुत ही सस्ता और साधारण सा टच स्क्रीन फोन था। उसकी स्क्रीन पर कई दरारें पड़ी थी। मालती ने वो फोन जारा की तरफ बढ़ाकर कहा, ले बेटिया, कर ले अपने बाबूजी से बात। तभी जारा ने कांपते हुए छालों से भरे हाथों को आगे बढ़ाया। उसने उस फोन को अपने हाथों में ले लिया। लेकिन जैसे उसने फोन की काली बंद स्क्रीन को देखा, उसके हाथ वहीं रुक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी तैर गई। आज के जमाने में जहां 5 साल के बच्चे भी स्मार्टफोन पर गेम खेलते हैं, वहां 20 साल के रसूखदार खानदान की बेटी को यह भी नहीं पता कि स्मार्टफोन कैसे चलाया जाता है। देव शिखा और जयंत रावत ने उसे कभी फोन रखने ही नहीं दिया था। उसे दुनिया की हर टेक्नोलॉजी, हर सुविधा से मरहूम रखा गया था, ताकि वो किसी से संपर्क न कर सके। जारा की आंखों में एक आंसू छलक कर टूट स्क्रीन पर गिर पड़ा। जारा ने अपनी नजरें झुकाकर बहुत ही शर्मिंदगी और बेबसी से कहा, काकी, मुझे मुझे मोबाइल चलाना ही नहीं आता। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे खोलते हैं, कैसे नंबर मिलाते हैं। मालती का दिल ये सुनकर टुकड़े टुकड़े हो गया। एक करोड़पति बाप की बेटी, जिसे यह भी नहीं पता कि फोन कैसे काम करता है।
मालती ने तुरंत फोन वापस अपने हाथों में लिया। उसने अपने फोन का लॉक खोलकर कहा, कोई बात नहीं बिटिया, तू रो मत, मैं लगाती हूँ नंबर। मुझे भी बस थोड़ा थोड़ा ही चलाना आता है, मेरे बेटे ने सिखाया था। मालती के हाथ डर और घबराहट से कांप रहे थे। उसे डर था कि कहीं कोई नौकर या मालकिन इधर आ न जाए। उसने कांपते हाथों से अपनी उंगली फोन के स्क्रीन पर फेरे और उसका पैटर्न लॉक खोल दिया। मालती को पता था कि लंदन में फोन करने के लिए बड़ा वाला हरा निशान यानी व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देवशिका भी कभी कभी रामू काका के फोन से व्हाट्सएप कॉल ही करती थी। मालती ने व्हाट्सएप खोला। उसने सर्च में भूषण बाबू का नाम ढूंढा और ये नंबर मालती के फोन में इसलिए सेव था क्योंकि एक दो बार जब रावत मेंशन का वाईफाई खराब हुआ था, ताई जी ने मालती के नंबर से ही व्हाट्सएप मैसेज भिजवाए थे। मालती ने फुसफुसाकर जारा से कहा, मिल गया बेटा, और कॉल के बटन दबाकर उंगली उसके ऊपर लगा दी। स्क्रीन पर कॉलिंग लिखा गया। मालती ने जल्दी ही फोन को लाउड स्पीकर पर डाल दिया ताकि जारा बात कर सके और फोन को जारा के चेहरे के पास रख दिया, क्योंकि जारा के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाकर फोन पकड़ना दर्दनाक था। व्हाट्सएप कॉल की वो घंटी उस छोटे से सिलन भरे क्वार्टर में गूंजने लगी। हर एक घंटे के साथ जारा के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का आखिरी जीवन रेखा थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, प्लीज पापा फोन उठाइए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। लंदन के उस वक्त दोपहर का समय था। कुछ सेकंड के लंबे घंटे के बाद अचानक एक कलेज की आवाज के साथ फोन उठ लिया। दूसरी तरफ एक भारी सख्त और बहुत ही रसूखदार आवाज आई, हेलो। बैकग्राउंड में किसी अंग्रेजी गाने और कुछ लोगों के हंसने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जो साफ बता रही थी कि भूषण रावत किसी बहुत ही अच्छी जगह अपना वीकेंड मना रहा है। यह आवाज सुनते ही जारा के रोंगटे खड़े हो गए। सालों बाद उसने अपने पिता की आवाज सुनी। उसका गला पूरी तरह रुंध गया। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट गया, जो उसके गालों के उन सूखे हुए घावों को फिर से भिगोने लगा। जारा के मुश्किल से मुंह से कांपते हुए सिसकी निकली। उसने धीरे से कहा, पापा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। शायद भूषण रावत ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस नंबर से जारा की आवाज आएगी। फिर उसने रूखेपन से कहा, जारा, तुम मालती के फोन से कॉल क्यों कर रही है? भूषण की आवाज में कोई प्यार, कोई ममता, कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उनकी आवाज में एक ऐसी झुंझलाहट और कठोरता थी। अपने पापा की आवाज सुनते जारा फूट फूट कर रोने लगी। अपने दर्द और अपनी बेबसी के शब्दों को पिरोने की कोशिश करने लगी। पापा, पापा मुझे बचा लीजिए पापा। पापा मैं मर जाऊंगी, मुझे यहाँ से ले जाइए। ताई जी ने मुझे आज हंटर से मारा पापा, मेरी पूरी पीठ छील दी। उन्होंने मुझे घर से निकालकर गैरेज के नौकरों वाले कमरे में डाल दिया। पापा मुझे कुत्तों के बर्तन साफ करने को कहा है। प्लीज, प्लीज पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। जारा बिना रुके रोते हुए बोलती जा रही थी। उसे लगा कि ये सब सुनकर उसके पिता का दिल दहल जाएगा। उसे लगा कि वो अभी चिल्लाएंगे, अभी ताई जी को फोन करके पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे, पहले फ्लाइट में जयपुर आकर अपनी बेटी को सीने लगा लेंगे। लेकिन फोन के दूसरी तरफ जो आवाज आई, उसने जारा के भ्रम को, उस आखिरी कांच के महल को भी चकनाचूर कर दिया। भूषण रावत की गरजती हुई आवाज लाउड स्पीकर के पूरे क्वार्टर में गूंज गई। उसने चिल्लाकर कहा, शट अप जारा, बकवास बंद करो अपनी। उनकी यह कठोर आवाज इतनी थी कि मालती डर के मारे पीछे हट गई। वहीं जारा के आंसू अचानक आंखों में जम गए, उसकी सांसें रुक गई। शट अप। तभी भूषण ने बहुत ही तीखे और नफरत भरे लहजे में चिल्लाकर आगे कहा, मुझे मालूम है तुम क्या नाटक कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ लंदन में फोन करके मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू बहाओगी और मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर आ जाऊंगा। मुझे सब पता है जारा। तभी जारा ने कुछ कहने की कोशिश करके कहा, पापा मैं सच कर... जारा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भूषण ने उसे बीच में काट दिया। उन्होंने बीच में टोक कर कहा, मैंने कहा ना चुप करो। मुझे तुम्हारे ताई जी और ताऊ जी ने सब कुछ बता दिया। देवशुका भाभी का अभी आधे घंटे पहले मेरे पास फोन आया था। भूषण की आवाज में गुस्से के साथ साथ एक गहरी घिन भी थी। उन्होंने नफरत भरे स्वर में कहा, उन्होंने मुझे बताया कि तुम कितनी बिगड़ चुकी हो। तुम घर में नौकरों से कितना गंदा बिहेव करती हो, बड़ों की कोई इज्जत नहीं करती, और तो और आज तुमने जो नीच हरकत की है उसके बारे में सुनकर मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे खून का हिस्सा हो। उनकी ये बातें सुनकर जारा का दिमाग सुन पड़ने लगा।
ताई जी ने पहले ही अपना जाल बिछा दिया था। सुशांत का वो झूठ, रोही का वो ड्रामा और सब कुछ पहले ये कहानी बनाकर लंदन पहुंच चुका था। लेकिन फिर भी जारा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सच्चाई चिल्लाने की कोशिश करके कहा, पापा ताई जी झूठ बोल रही है। रूही के बॉयफ्रेंड ने मुझे होटल में। लेकिन तभी भूषण ने दहाड़ कर कहा, एक और झूठ। तुम्हारे ताऊ जी ने मुझे बताया कि तुम रूही के मंगेतर पर डोरे डाल रही हो। तुम उनकी दौलत और सुख देखकर अंधी हो गई हो। उस बेचारी देवशिखा भाभी को तुम्हारे इन गंदे कारनामों की वजह से समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। वो तो शुक्र मनाओ तुम कि उन्होंने तुम्हें धक्के मारकर सड़क पर नहीं निकाला। अभी के अभी अपने पास घर में रखा है। कोई और होता तो तुम्हारे इस घटिया कैरेक्टर को देखकर तुम्हें कब का लावारिस छोड़ देता। घटिया कैरेक्टर, देवशिखा बेचारी भाभी, शुक्र मनाओ। ये शब्द सुनकर जारा के सीने में किसी मशीन गन की गोलियां की तरह धंस गए। उसका अपना बाप, जिसे वो अपना भगवान मानती थी, जिसे वो अपना फरिश्ता समझती थी, वो आज उसे चरित्रहीन और झूठी लड़की कह रहा था। उसने अपने पापा को समझाने की कोशिश करके फिर कहा, पापा मेरा शरीर खून से लथपथ है। मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं और मैं सुबह से भूखी हूँ पापा। आप उन पर कैसे। जारा की आवाज इतनी धीमी हो गई थी जैसे अपने आप से ही बात कर रही हो। तभी उधर से भूषण ने अपनी बात को खत्म करके बहुत ही रूखेपन से कहा, बस जारा, इनफ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर, तुम्हारे एक भी आंसू पर कोई भरोसा नहीं। तुम शुरू से ही एक प्रॉब्लम चल रही हो। देवशिका भाभी और जयंत भाभी तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तुम्हारे नाम पर मैं करोड़ों रुपए भेजता हूँ। वो सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो है। और तुम उसी थाली में छेद कर रही हो। उनकी ये बात सुनकर जारा की आंखें अब बिल्कुल पथरा गई थी और समझ चुकी थी कि उसका बाप पूरी तरह से उन राक्षसों के वश में है और वो सिर्फ एक एटीएम मशीन था जो पैसे भेज रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटी जिंदा है भी नहीं। तभी भूषण ने एक पल के लिए सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, लेकिन फिर भी, क्योंकि तुम खून मेरा हो और मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं सिर्फ देवशिखा भाभी की बातों पर अंधा विश्वास नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारी इस पूरी सच्चाई का पता लगाना है। ये सुनकर जारा के अंदर जो शून्यता छाई थी, एक हल्की सी हलचल हुई। उसने कांपते होठों से पूछा, क्या क्या मतलब पापा। तभी भूषण ने एक सख्त लहजे में कहा, मतलब ये कि कल मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखने, या यूं कहूं कि सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने एक बहुत ही पुराने और भरोसेमंद दोस्त को वहां भेज रहा हूं। उसका नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह है। राजेंद्र प्रसाद सिंह। जारा ने यह नाम अपने दिमाग में दोहराया। तभी भूषण ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, राजेंद्र मेरा बहुत पुराना दोस्त है। जयपुर में एक बहुत बड़ा रसूखदार इंसान है। वो कल तुम्हारे कॉलेज और फिर राउत मेंशन आएगा। वो खुद देखेगा कि तुम क्या गुल खिला रही हो और वहां क्या चल रहा है। वो कल तुमसे मिलने आएंगे। तब मैं देखता हूँ कि सच्चाई क्या है। अगर राजेंद्र ने कह दिया कि देवशिखा भाभी सही है और तुम झूठ बोल रही हो, तो जरा याद रखना, कल के बाद से मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। फिर मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। तुम सड़क पर भीख मांगने के लिए आजाद होगी, समझी तुम। इससे पहले कि जारा कोई जवाब दे पाती, फोन के दूसरी तरफ से एक बीप की आवाज आई और कॉल कट गया। कॉल एंडेड। स्क्रीन पर लिखा था शब्द जारा की जिंदगी में सबसे बड़े भर्म का अंत था जो उसने अपने पिता के लिए पाल लिया था। उसके पिता ने उसे ठुकरा दिया और उसे चरित्रहीन तक कह दिया था। लेकिन लेकिन जाते जाते उन्होंने अनजाने में ही सही एक रोशनी की किरण जारा के इस अंधेरे जीवन में छोड़ दी थी। राजेंद्र प्रताप सिंह। जरा अभी भी उसी सीलन भरी दीवार के सहारे खड़ी थी। मालती ने फोन को अपनी छाती से लगा लिया। वो बेतहाशा रो रही थी। उसे लग रहा था कि जारा के पिता की इस कड़वी बातों ने जारा को पूरी तरह से मार डाला होगा। इसलिए मालती ने जारा को दिलासा देकर कहा, बिटिया तू दिल छोटा मत कर। ये अमीर लोग पत्थर दिल होते हैं। लेकिन जब मालती ने जारा के चेहरे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। जारा रो नहीं रही थी। उसकी आंखों में वो खौफ, वो बेबसी और लाचारी गायब हो चुकी थी जो कुछ देर पहले तक वहां डेरा जमाए हुई थी। उसकी सूजी हुई लाल आंखों में अब एक अजीब सी चमक आ गई थी। एक ऐसी चमक जो किसी इंसान को तब मिलती है तब उसे मौत के कुएं में एक रस्सी लटकती हुई नजर आ जाती है। जारा के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म, लगभग न दिखाई देने वाली मुस्कान तैर गई। जारा ने इस नाम को बुदबुदा कर कहा, राजेंद्र प्रसाद सिंह। उसके दिमाग में अब एक नई लहर दौड़ रही थी। उसके पिता को भले ही झूठ समझा हो, ताई जी ने हमेशा भले ही नई चाल चल दी हो, लेकिन कल एक ऐसा इंसान इस घर में आने वाला था जो न तो देवशिका के दबाव में था और न ही इस रावत खानदान का कोई अंधा गुलाम। वो एक भारी इंसान था, एक ऐसा इंसान जो खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखने आ रहा था।
जारा को लगा कि राजेंद्र प्रसाद सिंह कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। उसे लगा कि अगर वो कल किसी तरह इस इंसान तक पहुंच गई, अगर उसने अपनी ये हंटर से घिरी हुई पीठ, ये नोचा हुआ चेहरा और ये फटे हुए कपड़े उस इंसान को दिखा दिए, तो क्या वो इंसान सच में समझ जाएगा? क्या कोई भी आंखें इस बर्बरता को देखकर देवशिका के उस बेचारे होने के नाटक पर यकीन करेगी? बिल्कुल नहीं। ज़ारा के अंदर अचानक एक नई ऊर्जा संचार होने लगी। वो ऊर्जा उम्मीद की थी। इंसान को अगर कल के अच्छे होने की एक छोटी सी भी उम्मीद मिल जाए, तो आज के सबसे बड़े नर्क को हंसकर सह लेता है। तभी अचानक ज़ारा को अपनी पीठ पर दर्द कम महसूस होने लगा। जो घाव अभी तक उसको चीखने पर मजबूर कर रहे थे, वो अब एक मीठी सी टीस में बदल गए। उसके नंगे पैरों में चुभ रहे कंकड़ अब फूल जैसे लग रहे थे। उसका सूखा हुआ गला, भूखा पेट, सब कुछ कल की उम्मीद के लिए बीना बोना पड़ गया था। तभी मालती ने ज़ारा के चेहरे पर अचानक बदलाव देखकर घबरा कर पूछा, तू ठीक तो है बिटिया? उसे लगा कि शायद ज़ारा सदमे से दिमाग उसका फट गया हो। आगे से ज़ारा ने मालती की तरफ देखा और बहुत ही गहरी शांत सांस लेकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ काकी, बल्कि मैं आज सुबह से ज्यादा ठीक हूँ। ये कहते हुए ज़ारा ने मालती के कंधे पर अपना हाथ रखा और आगे कहा, काकी अब आप अंदर जाइए। अगर ताई जी को पता चल गया कि आप यहाँ हैं, तो आपको भी सजा देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब हार नहीं मानूंगी। कल का दिन कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। मालती ज़ारा की इन बातों को पूरी तरह समझ तो नहीं पाई, लेकिन उसकी आवाज में जो एक ठहराव आ गया, उसे देखकर उसे थोड़ी तसल्ली तो हो गई थी। इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है बिटिया, तो रात को दरवाजा अंदर से कोई ईंट लगाकर बंद कर लेना। मैं सुबह जल्दी आऊंगी तेरे पास। मालती ने अपने आंसू पोंछे और भारी कदमों से गैरेज से बाहर चली गई। मालती के जाते ही ज़ारा ने उस टूटे दरवाजे को सटाया, फर्श पर पड़े एक भारी सी ईंट को खिसका कर दरवाजे को आगे लगा दिया, ताकि कोई अचानक अंदर न आ सके। वो वापस मुड़ी और उस सीलन भरे धूल से सने कमरे के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। उसने कमरे की उस टूटी खटिया को देखा, कोने में पड़े कबाड़ को देखा और फिर छत पर लटकते उस मध्यम पीले बल्ब को देखा। आगे कुछ घंटे पहले अगर किसी ने उस कमरे में रहने का कहा होता, तो शायद घुट घुट कर मर जाती, लेकिन अभी इसी वक्त ये कमरा उसे किसी तपोभूमि जैसा लग रहा था। वो ये जगह थी जहां उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी थी। जरा उस टूटी हुई खटिया पर जाकर बैठ गई। खटिया की खटमल धूल उसे परेशान नहीं कर रहे थे। वो सोच रही थी कि कल क्या होगा। ताई देवशिका और रोही जरूर कोई नई चाल चलेंगी, और जरूर राजेंद्र प्रसाद सिंह के सामने उसे बुरा और करेक्टरलाइज साबित करने के लिए कोई नया ड्रामा रचेंगे। सुशांत भी शायद कोई नया झूठ बोलेगा। जारा ने खुद से कहा, उन्हें जो करना है करने दो। सच्चाई को किसी कहानी की जरूरत नहीं होती। मेरे घाव चीख चीख कर मेरी गवाही देंगे। बस मुझे कल तक जिंदा रहना है। मुझे कल सुबह किसी भी तरह उस इंसान के सामने जाना है। वो मन ही मन कल की पूरी प्लानिंग बनाने लगी। उसे पता था कि देवशिका और उसे राजेंद्र प्रसाद सिंह से दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। शायद वो उसे इस कमरे में बंद कर दे, शायद वो उसे घर से बाहर ही न निकलने दे। इसलिए उसने खुद से कहा, मुझे लड़ना होगा, मुझे कल चीखना होगा, मुझे वो दरवाजा तोड़ना होगा। ज़ारा की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसे याद आया कि उसके पापा ने कहा कि राजेंद्र पहले उसके कॉलेज जाएगा। शायद ताया जी उसे कॉलेज ही न जाने दे, क्योंकि उन्होंने पहले ही फरमान सुना दिया था कि उसकी पढ़ाई बंद है। उसने आगे कहा, अगर ताई जी ने मुझे कल कॉलेज नहीं जाने दिया, तो मैं घर पर ही उस राजेंद्र अंकल का इंतजार करूंगी। अगर वो यहाँ आए तो मैं उस गैरेज से बाहर निकलूंगी, चाहे वो मुझे इसके लिए मालती काकी को ही क्यों न मदद के लिए बुलाना पड़े। इस उम्मीद और नई रणनीति के साथ ज़ारा उस खटिया पर लेट गई। उसके शरीर का हर एक जोड़, हर एक मांसपेशी पूरी तरह थक चुकी थी। पेट के घावों के कारण वो सीधे लेट भी नहीं सकती थी, इसलिए वो पेट के बल करवट लेकर सिकुड़ कर लेट गई। कमरे का अंधेरा गहराता जा रहा था। बाहर रात के कीड़ों की आवाजें आ रही थी, लेकिन ज़ारा के अंदर एक अजीब सी शांति थी। ये शांति तूफान से आने से पहले की थी, और बल्कि उस तूफान के उस पार लेकर जाने की शांति थी। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे न तो अब हंटर की मार याद आ रही थी और न ही सुशांत की वो गंदी शर्त और न ही तायाजी के गाने। उसे सिर्फ एक नया नाम और चेहरा याद आ रहा था, राजेंद्र प्रसाद सिंह। उसने मन ही मन में कहा, कल, बस कल का इंतजार है। यही सोचते सोचते दर्द और थकान के मारे चूर जारा की आंखें कब नींद की आगोश में चली गई, उसे खुद भी नहीं पता चला। उस रात रावत मेंशंस में दो अलग अलग दुनिया सो रही थी।
एक तरफ वालिशान बेडरूम थे जहां देवशिखा रूही अपने घमंड और क्रूरता की जीत का जश्न मनाकर नरम गद्दों पर सो रही थी और जिन्हें लगता था कि उन्होंने एक भिखारिन को उसकी औकात दिखा दी और अब उनका रास्ता साफ है। दूसरी तरफ गैरेज के उस अंधेरे कबाड़ और बदबूदार कमरे में एक लड़की सो रही थी जिसका शरीर तो आज छलनी कर दिया गया, लेकिन उसकी रूह ने आज पहली बार अपने पर फैलाए थे। वो लड़की जो कल तक अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, वह अपनी हक की जंग लड़ने के लिए तैयार थी। कल का दिन राहत मैंसन के इतिहास में सबसे बड़ा दिन होने वाला था। कल सिर्फ एक मेहमान नहीं आने वाला था, बल्कि एक ऐसा तूफान आने वाला था जो इस घर की सारी शान झूठी, सारी क्रूरता और सारे फ्रेब को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने वाला था। और उस तूफान की शुरुआत उसी गैरेज के बंद कमरे से होने वाली थी। ज़ारा की नींद किसी थके हुए इंसान की नींद नहीं, बल्कि एक ऐसे घायल शेरनी की नींद थी जो अगले दिन शिकार पर निकलने वाली थी। अब क्या करेगी ज़ारा और क्या करेगा राजेंद्र प्रसाद सिंह, जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करें।